कह रहा है कि किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। किसी कंपनी का डिवेंचर धारक कौन होता है? तो उसका लेनदार, जो लेने वाला रहता है ऋण, उसे डिवेंचर कहा जाता है। जो ऋण देता है, जो ऋण को लेता है, ठीक ना, उसे डिवेंचर कहा जाता है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा वाले समिति का देयता का प्रथम बैंक था। तो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया था, जो उनके प्रबंधन में चलने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक था। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्ति सौंपी थी? तो भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मतलब घोटाला को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेबी का गठन किया गया था, ठीक ना। किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFI के बीच अंतर क्या है? तो बैंक अपने ग्राहक को पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों का संलग्न होता है, और जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान मुख्यतः बड़े उद्यमियों की आवधिक ऋण की आवश्यकताओं से संबंध होता है। आवधिक, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था होता है, जो बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण की आवश्यकताओं से संबंध होते हैं, और बैंक और जो वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलाप का जो गैर बैंकिंग संस्था करती है। भारत सरकार द्वारा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2000 में कब किया गया था? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अप्रैल 2000 में। निम्न में कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो सेंसेक्स है, निफ्टी है, BSE है, लेकिन सेप्स नहीं है। अप्रासंगिक में गलत है। करेंसी, नोट और सिक्का को क्या कहते हैं? तो वैध मुद्रा कहते हैं। करेंसी और करेंसी नोट या सिक्का को वैध मुद्रा कहते हैं। सरकार ने व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया गया था इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन क्या किया गया था? इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को गठन किया था। रेपो निम्नलिखित में से विचार करना। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेती है। रेपो रेट पर क्या करती है? तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो केंद्र बैंक से क्या लेती है? ऋण लेती है, उसे बैंक रेट पर देती है। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियां NBFCs के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो NBFC पर क्या करना है? विचार करना है। तो ये करें, ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं लेते, ये गलत भाग लेता है। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी डिमांड डिपॉजिट ही स्वीकार नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करता है NBFC कंपनी। NBFCs कंपनी रहती है जो डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं करती है। कर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो भारत में सहयोगी निधियों का नियमन करता है? सहयोगी निधियों का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है सहयोगी निधियों का नमन। RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं? तो जमा, अग्रिम है, निवेश है, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा है, यानी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा है, निवेश है, अग्रिम है। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में क्या शामिल? तो जमा, जो डिपॉजिट रहता है वो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति नहीं होती है। अग्रिम होता है, निवेश होता है, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, ये सब वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति होती है। एक्चुअरीज शब्द क्या है? तो एक्चुअरीज इंपॉर्टेंट है। एक्चुअरीज है जो बीमा से शब्द से संबंधित है, बीमा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा मुद्रा एवं साख का नियंत्रण करती है, ठीक ना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों का प्रदान करना। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को क्या करना? प्रदान करना। धन को इस प्रकार विनियोजित करना है जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, ये यूनिट ट्रस्ट का नियम। लोगों की बचत को एकत्र करना, ये भी सही है, बचत को एकत्र करना UTI का उद्देश्य है। निम्न में कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? तो RBI के द्वारा नियमित किया जाता है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में कौन संगठन करता है?
तो शेयरों बाजार का मुख्य नियंत्रण करता है सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंक में कार्य में शामिल हैं तो ग्राहक की ओर से शेयर एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ग्राहक की ओर से शेयर एवं प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री वाणिज्य बैंक का कार्य शामिल है, ठीक ना। शेयर एवं प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री वाणिज्यिक बैंक कर सकती है, वसीयतों के निष्पादक तथा न्यासी कर सकती है, तो एक और दोनों सही हो जाएगा, ठीक ना। कौन सी ऐसी संस्था जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, तो आरबीआई। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित कौन करती है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्रय के निम्नलिखित उपायों में से किन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों के सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना, प्रतिभूतियों के क्रय करेगा केंद्रीय बैंक, तो क्या करेगा, तो मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगा। तीसरा करेगा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, सरकार द्वारा जब केंद्रीय बैंक से लिया जाता है ऋण तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सरकारी प्रतिभूति की क्रय करेगा तब भी मुद्रा आपूर्ति वृद्धि हो जाती है और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक भी लिया जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो एक और 3 सही है। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंक से जमा की गई करेंसी, बैंकों से जमा की गई राशि है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि नहीं करेगा। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूति का विक्रय, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों की सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, ये गलत हो जाएगा, लोग के थोड़े प्रतिभूति बेचे हैं। सेबी एक्ट कब आया था, 1992 में आया था सेबी एक्ट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देती है उसे कहते हैं रेपो रेट। जो अल्पकाल में आरबीआई बैंक जिस बैंक दर पर व्यापारिक यानी वाणिज्यिक बैंक को क्या करती है, उधार देती है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। वही जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को देगा अल्प टाइम के लिए ऋण देगा तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, 14 जुलाई 1969 में। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय किया तो सिक्योरिटी में व्यापार करना, सिक्योरिटी ओपन, आरबीआई का ओपन मार्केट संबंध किसे, तो सिक्योरिटी में क्या करेगा, व्यापार करना। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक के उधार देती है, आरबीआई को उधार दे रहा है अल्प टाइम के लिए, वह रिवर्स रेपो रेट होते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक कौन करता है, सूक्ष्म वित्तीय इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक करते कौन, आरबीआई। करा की गोरावाली समिति की संतुष्टि के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तो गोरावाली समिति था उसके आधार पर क्या किया, तो एसबीआई जो भारतीय स्टेट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था गोरावाली समिति के आधार पर। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया था, तो पहला 1969 में पहली 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो एक और दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार का प्रचलन किसे निर्दिष्ट करती है, तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करेगी, तो खुला बाजार का प्रचलन का क्या करती है, सीधे तौर पर यह निर्दिष्ट करेगा। जब इसका प्रतिभूतियों को आरबीआई क्या करेगी, क्रय और विक्रय करेगी, तो खुला बाजार की प्रचलन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिकतम तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार पर लेता है। आरबीआई क्या करती है, अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार पर लेता है। आरबीआई बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार पर लेता है, तो क्या हो जाएगी, बैंक रेट कहलाती है। आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार लेता है, वह क्या कहलाता है, बैंक रेट।
रेपो रेट वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार लेता है। आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार लेती है। तो उपयुक्त में से दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक ना। बैंक दर कब होगा, जब आरबीआई अपने ग्राहक से अल्पकालिक के लिए लेगा, अल्पकालिक यानी मिनिमम टाइम के लिए ग्राहकों से लेगा, ग्राहकों से। बैंक रेट, रेपो रेट है जो रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालिक के लिए होता है। बैंक रेट मिनिमम टाइम के लिए, और रेपो रेट होता है थोड़ा मैक्सिमम टाइम के लिए होता है। तो एक और दोनों सही हो जाएगा, और दोनों लेगा आरबीआई भी ही लेगा, ठीक ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है। मुद्रास्फीति जब हो जाती है, महंगाई जब होगा तो ऋणी को लाभ होता है, और व्यापार के भी क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन जो ऋण देगा उसका हानि हो जाएगा। और मुद्रास्फीति में बॉन्ड धारकों को लाभ होती है, तो ये गलत है, इसका हानि हो जाता है। बॉन्ड धारक को हानि हो जाता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वही सेम रहेगा, ठीक ना, बॉन्ड धारक को। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या है, तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है। जब बैंक रेट क्या हो जाए, जब बैंक रेट यानी बैंक दर घट जाती है कम करने के फलस्वरूप में, जब बैंक रेट को कम करना है तो बाजार में लिक्विडिटी लाना पड़ेगा। लिक्विडिटी जब बढ़ाएंगे तो बैंक रेट में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी बाजार की तरलता बढ़ जाती है, तब बैंक रेट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत सरकार की शाखा बैंक के रूप में कार्य करती है, ये सही है। बैंकों का बैंक है, विदेशी मुद्रा के विनिमय सही प्रकार के नोट में जारी करता है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो कह रहा है कि घटा हुआ मुद्रा मनी सर्कुलेशन है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायता करती है। घटा हुआ मुद्रा पर मनी सर्कुलेशन क्या करती है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में क्या करती है, सहायता करती है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन, जब मुद्रा परिचलन घट जाए तो मुद्रास्फीति को क्या हो जाएगी, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, तो कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यूटीआई, एसबीआई और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, ये सब गवर्नमेंट है, और कैन बैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्राइवेट है, और फॉरेन बैंक। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्री करते हैं। कह रहा है कि विचार करना, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के प्रतिभूतियों को प्रबंधन और प्रयोजन करती है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिभूतियों का प्रबंधन करता है, प्रयोजन भी करता है, लेकिन राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नहीं करेगा, तो सबका न करेगा, राज्य का या सेंट्रल का, दोनों करेगा। तो ये केवल किसी राज्य का नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा तो दोनों के हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएंगे। भारत सरकार कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल जारी करती है। भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है, और राज्य सरकार कोई कोष पत्र जारी नहीं करता, तो ये सही हो जाएंगे। ट्रेजरी बिल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ट्रेजरी बिल नहीं होता है। कोष पत्र ऑफर अपने समतुल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है, समतुल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है ट्रेजरी बिल, समतुल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है ट्रेजरी बिल को। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों के बिलों का पूर्ण कटौती करती है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की क्या करती है, तो पूर्ण कटौती करता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों को पूर्ण कटौती करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो बैंक रेट कहते हैं। भारत में भविष्य निधि क्या है, तो संविदा आधारित बचत है। भारत में भविष्य निधि क्या है, तो संविदा आधारित बचत है, संविदा आधारित बचत है भारत का भविष्य निधि। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, यानी बैंक रेट पर देने की अनुमति नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ नियमों मामलों को छोड़कर कहलाते, तो उधार दर यानी बेस रेट कहलाता है।
वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, उसे आधार यानी बेस रेट कहलाता है। मतलब इतना बेस रेट रहेगा तो वही है, इतना नीचे नहीं देना है, लेकिन इससे ऊपर दे सकते हैं, तो ये बेस रेट कहलाती है। कोई ऋण देता है तो वो बेस रेट से ऊपर देता है, नीचे ना देगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है आरबीआई के द्वारा। कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आय और परिसंपत्तियों के सामयिक वितरण। आय और परिसंपत्तियों के सामयिक वितरण ये मौद्रिक नीति का ये उद्देश्य नहीं था। मूल्य में स्थिरता है, आर्थिक अस्थायित्व, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, ये तीनों हैं, लेकिन आय एवं परिसंपत्तियों में सामयिक वितरण नहीं है। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए गए थे। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए गए थे। भूमि विकास बैंक कौन सा कार्य करते हैं? तो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराते हैं। भूमि विकास क्या करती है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और कृषकों को उपलब्ध कराती है भूमि विकास बैंक। लघु अवधि ऋण की अवधि क्या होती है? तो लघु अवधि ऋण की अवधि कितना होता है? 15 माह होती है। 15 माह होता है लघु अवधि ऋण की अवधि। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ क्या बनती है? तो मनी मल्टीप्लायर बनते हैं। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण क्या होगा? तो मुद्रा गुणक के साथ बढ़ता है बैंकिंग के आदतों में वृद्धि। भूमि विकास बैंक का भाग है? एक सहकारी साख संरचना का। भूमि विकास बैंक किसका भाग है? तो सहकारी साख संरचना का भाग है। निम्न में कौन सा मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर क्या है? तो कृत्रिम मुद्रा है। कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो एसडीआर। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक? पेंशन फंड्स है जो सर्वाधिक कम हुआ है। किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ? पेंशन फंड्स। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो जनपद स्तर पर। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो 1862 में। 1862 में भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्थान संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई बैंक करती है, तो ये सही है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करती है? आरबीआई के द्वारा। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों को शिकायत सुन सकता है, तो ये भी सही है। जो बैंकिंग लोकपाल भारत में खाते रखने वाले अनिवासियों की शिकायत सुन सकता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होते हैं, ये भी सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेशों के अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, ये बाध्यकारी नहीं हो सकता। बेसेल सेकंड निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? बेसेल सेकंड किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता का मापन के लिए किसी बैंक की पूंजी को पर्याप्तता के लिए क्या है? तो बेसेल सेकंड है। बेसेल सेकंड पूंजी को किसी बैंक का पूंजी को नापती है बेसेल सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित? तो अंतर और अन्य दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे? तो हार्ड करेंसी से। निम्नलिखित में से कह रहा है कि एसबीएन एमरो बैंक यूएसए में, तो ये गलत है। बार्कलेज बैंक कहाँ? तो यूके में। बार्कलेज बैंक यूके में, ठीक ना। बार्कलेज बैंक कहाँ? यूके में। काली मुद्रा क्या? तो अवैध आय है, यह अवैध आय जिस पर आय पर कर नहीं दिया जाता है। काली ब्लैक मनी क्या है? तो जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। भारतीय रुपये में गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण क्या करती है? नहीं करता ना।
सर्वत्र संभावित उपाय नहीं है, तो मौद्रिक नीति का अनुसरण ऐसे नहीं होगा। ठीक ना है, मिलान करना है। आगे देखो, रिंगिट कहाँ की मुद्रा है, तो मलेशिया की है रिंगिट। बात कहाँ की है, तो बात थाईलैंड की है। रूफिया कहाँ की है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रूफिया है। और वॉन कहाँ की, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। रिवर्स रेपो रेट निम्नलिखित में से कौन है, जब बैंक अपना विशेष धन आरबीआई में जमा करती है। अधिशेष धन आरबीआई में जमा करती तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है और इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ये सही है, मतलब जब कोई बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, जो अधिशेष धन को आरबीआई के पास जमा करती तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, जिसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। करे कि मिलान करना है तो मिलाओ। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, तो रियाल। मैक्सिको की मुद्रा रियाल। ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की मुद्रा सीलिंग हो जाएगा। जापान का येन हो जाएगा। सऊदी अरब का पेसो। सब ये गलती रहे, मैक्सिको का रियाल, सऊदी अरब की रियाल होगा यार, गलती मिला है, टिकॉट मिला गलती में। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो किसके द्वारा, ट्रेजरी बिल कौन बेचेगा, तो आरबीआई कौन बेचता है ट्रेजरी बिल, तो आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल बेची जाती है। किस देश में किसी एक की मुद्रा रुपया है, सेशल्स की मुद्रा क्या, रुपया है। इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, तो यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ये सही है, यह योजना केवल प्रवासी भारतीयों के लिए थी। ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या समझती, तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में क्या आती है, कमी आती है। सीआरआर में वृद्धि से क्या संबंध है, तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में क्या आती है, कमी आती है। सीआरआर में वृद्धि से क्या संबंध है, तो मौद्रिक तरलता में जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो उसकी तरलता में क्या आ जाएगी, मौद्रिक तरलता में कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में कौन सा कथन संबंधित है, तो यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित एवं साधन होता है। यह जोखिम मुक्त गिल्ट एज साधन कहा जाता है। तो एक और दोनों हो जाए। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो क्रिसिल केयर और इकरा। क्रिसिल केयर इकरा क्या है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यदि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति सीख में निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय का गुणांक डैश के रूप में निरूपित किया जाएगा। तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कितना सी है, तो सरकारी व्यय गुणांक कितना हो जाएगा, 1/1 - हो जाएगा। ठीक ना, 1/1 - किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्धता किस बात की सूचक है, आसानी से मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से मुद्रा उपलब्ध हो जाती है उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं, और जो बड़ी कठिन से हो गए उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। और प्लास्टिक करेंसी किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड को कहा जाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन में क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाते हैं। हॉट मनी किसे कहते हैं, तो ऐसी मुद्रा जो शीघ्र पलायन करने में क्या रहे, प्रवृत्ति रहे और जल्दी से न मिले, उसे हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी जिसका शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो। हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसका मांग पूर्ति से अधिक हो, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। सॉफ्ट करेंसी क्या है, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है, जिसका डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हुए सॉफ्ट करेंसी, और डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट करेंसी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ग्रेसन के नियम में कहा गया। मुद्रास्फीति से फायदे में रहता है ऋणी और व्यापारी, दोनों क्या रहता है, फायदे में रहता है, ऋणी और व्यापारी।
अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी स्फीति होता है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ क्या आ जाए, मंदी आ जाए, यानी स्टैगफ्लेशन आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो वृद्धि होगा। मुद्रास्फीति के दौरान क्या हो जाएगा, टैक्स का रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मुद्रास्फीति होगा यानी स्टैगफ्लेशन होगा तो क्या हो जाएगा, टैक्स के रेट बढ़ जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होगा। मुद्रा अवमूल्यन होगा तो क्या हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। और मुद्रा जब अवमूल्यन किया जाता है तो क्या हो जाता है, निर्यात हो जाएगा। निर्यात क्या हो जाएगी, निर्यात क्या हो जाएगी, सस्ती, और आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्फीति। मुद्रा पूर्ति को कम करके, जो मुद्रा यानी पैसा को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने को क्या कहते हैं, विस्फीति कहते हैं। विस्फीति, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को विस्फीति कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति का सबसे विस्तृत माप क्या है, तो M4 क्या है, तो विस्तृत माप है मुद्रा पूर्ति का। निम्न में से मुद्रा पूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है, तो M1। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 होती है। अब विस्तृत माप कहेगा तो M4 हो जाएगा और तरल सर्वाधिक तरल माप M1 हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है M3 को। इससे 3 क्वेश्चन बनता है। मुद्रा पूर्ति का सबसे विस्तृत माप कहेगा, विस्तृत कहेगा तो M4 हो जाएगा, अधिक तरल कहेगा तो M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है M3 को कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो डाक खानों की मांग जमा को। M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो डाक खानों में जो मांग जमा किया जाता है उसे नहीं किया जाता है M3 में शामिल। जब कोई देश अपनी मुद्रा को अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, तो मुद्रा अवमूल्यन करता है तो क्या हो जाएगा, मुद्रा अवमूल्यन करेगा तो आयात क्या हो जाएगा, महंगा, और निर्यात क्या हो जाएगी, सस्ता हो जाएगी। जब कोई देश में मुद्रा का अवमूल्यन हो जाए तो उससे आयात महंगा हो जाए, जो खरीदेगा वो महंगा में खरीदेगा, और निर्यात क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, जो बेचेगा जो सब सस्ता हो जाएगा, आयात खरीदेगा जो महंगा हो जाएगा। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, तो 1949 में किया गया था पहली बार। 1949 में पहली बार अवमूल्यन किया गया था, ठीक ना। रुपये के चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था, तो 19 अगस्त 1994 में। रुपयों के चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन यानी ट्रांसफर योग किया गया था 19 अगस्त 1994 में, यह लागू किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के आंशिक राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जो स्टेट बैंक आगे चलकर बने, तो 1955 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में तैरता हुआ एटीएम काम खोला कर्नाटका में। और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ, तो हैदराबाद में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ, तो हैदराबाद में। मंदाड़िया और तेजाड़िया शब्दावली किससे संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है मंदाड़िया और तेजाड़िया। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर, तो फिरवानी के समिति पर, NSE फिरवानी के समिति पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ, तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल। अंतर्राष्ट्रीय धन संप्रेषण कंपनी मनीग्राम किस देश की कंपनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण कंपनी मनीग्राम किस देश की कंपनी है, मनीग्राम USA की। भारत में भविष्य निधि किस पर निधि, तो संविदा आधारित बचत है भविष्य निधि। संविदा आधारित निधि क्या है, तो भविष्य निधि है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो एक्जिम बैंक।
भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद किया तो एक्जिम बैंक के द्वारा किया जाता। तो विदेश व्यापार में धन लगाती थी एक्जिम बैंक के द्वारा। पार्टिसिपेटरी नोट विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होती है? तो विदेशी संस्थागत निवेश होती है। बैंकिंग लोकपाल या ग्राहकों को शिकायत का समाधान करती है बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। पैन में पी का क्या होता है? तो परमानेंट एड्रेस नंबर। पैन में क्या होता है? परमानेंट एड्रेस नंबर। कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से मनमोहन सिंह तथा सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो प्रथम भारतीय महिला बैंक की स्थापना मनमोहन सिंह के द्वारा 19 नवंबर 2013 में प्रथम महिला बैंक की स्थापना किया गया था 19 नवंबर 2013। प्रथम भारतीय महिला बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था? उषा उनियन सुब्रमण्यम बना था 19 नवंबर 2013 में महिला बैंक की स्थापना किया गया था। औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन है? तो औद्योगिक ऋण के लिए आरडीबीआई है जो औद्योगिक ऋण के लिए शीर्ष बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ग भंडार होना चाहिए? जो स्वर्ण भंडार होना चाहिए आरबीआई के पास हमेशा 115 करोड़ तक होना चाहिए। कितना? 115 करोड़। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय को अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा है जिसका विनिमय किया जाता है अवैध रूप से, वो हवाला कहलाती है। भारतीय महिला बैंक और स्टेट बैंक के पांचों सहायक बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया था। तो भारतीय महिला बैंक और स्टेट बैंक के पांचों सहायक बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में मिलाया गया था। कब? 1 अप्रैल 2017 को। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजारों को निवेशकों की सुरक्षा करता? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। शेयर बाजारों को निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? सेबी के द्वारा। वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में स्थित है वॉल स्ट्रीट। सेबी क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? जगदीश भगवती के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था जगदीश भगवती के द्वारा। कह रहा है कि किसमें सुधार होने पर भारत के यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? तो अधिक बच्चों के स्कूल जाना और अधिक प्रौढ़ का साक्षर होना। ये सब क्या है? तो मानव विकास का सूचकांक है। अधिक बच्चों का स्कूल जाना, अधिक प्रौढ़ों को साक्षर करना, ये है जो निर्मित मानव विकास सूचकांक के आधार है। भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण क्या है? तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म के, और तीसरा विभिन्न जातियों के। ये सब क्या है? तो सामाजिक संरचना है। अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, ये सामाजिक संरचना। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत साक्षरता दर, जन्म के समय, आयु, संभावित तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति के सकल देशी उत्पादन होती है। वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन होती मानव सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि भारत प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन ने दिल्ली में विमोचन कराया था। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रथम राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन ने दिल्ली में विमोचन कराया था, वह मध्य प्रदेश में। मानव निर्भरता सूचकांक किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? मानव निर्भरता सूचकांक किस वर्ष? 1997 में मानव निर्भरता सूचकांक जारी किया था। कौन सा मानव विकास सूचकांक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ शिक्षा ये सब शामिल है, लेकिन सामाजिक असमानता शामिल नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल है तो जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति है, प्रौढ़ शिक्षा है, लेकिन सामाजिक असमानता नहीं। करें मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक है एक संयुक्त सूचकांक है। तो पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ये नहीं है। निर्धनता, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, निर्धनता, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक ये नहीं। जीवन प्रत्याशा शैक्षिक होना चाहिए, उपलब्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है, ये तीनों शामिल होने चाहिए मानव विकास सूचकांक के लिए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त सतत विकास का लक्ष्य क्या था? कथन कह रहा है कि विकास एक ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। विकास के ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। जब विकास होगा तो शिक्षित बेरोजगारी दर बढ़ेगा, तो ये सही है। यह तब होती है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी हो। तो व्यावसायिक शिक्षा की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? तो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ए और आर दोनों क्या हो जाएगा? सही। और ए और आर के सही व्याख्या। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना। तो स्टार्टअप ऑफ इंडिया यह योजना है जो अनुसूचित जाति के लिए है। स्टैंडअप ऑफ इंडिया किसे? तो अनुसूचित जाति के लिए। तेजस्विनी पर ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाली संगठन है। तो IFAD के द्वारा तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया था। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को LPG सब्सिडी द्वारा दी जाती है। तो LPG सब्सिडी क्या है? तो LPG पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पहल योजना लॉन्च किया गया था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1975 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1975 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना जनवरी 2015 में। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? अपनी क्षमता से कम योगदान देगा। किस बेरोजगारी में? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या करेंगे? तो अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। बेरोजगारी का दर याद करना है तो इसका फॉर्मूला होगा बेरोजगारी श्रमिक बटा कुल श्रमिक गुना 100। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो बेरोजगारी का आय में वृद्धि होगा तो बेरोजगारी कहाँ से? तीव्र जनसंख्या में वृद्धि होगा तो बेरोजगारी अधिक, कौशल का अभाव होगा तो बेरोजगारी अधिक, जनशक्ति का नियोजन का अभाव होगा तभी बेरोजगारी। तो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगा तो उत्तरदायी नहीं है बेरोजगारी का। भारतीय न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में। कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 18 से 50 वर्षों के बीच के व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 50 वर्षों के लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम है जो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो CRY है जो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। ट्रिज्म है, JRY है, IRDP भी है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अटल पेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अटल पेंशन न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लक्ष्य बनाती है। तो ये सही है। अटल पेंशन है जो न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्रों का मजदूर का लक्ष्य बनाती है। अभिदाता जो सब्सक्राइबर की मृत्यु होती है जो पश्चात
जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी रखनी अटल पेंशन है। तो एक और 3 सही हो गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। भारत में बेरोजगारी मापन का कौन सा विधि NSSO द्वारा नहीं लाई गई थी? तो समान प्रमुख स्तर लाया गया था, चालू साप्ताहिक स्तर भी और चालू दैनिक स्तर भी, लेकिन चालू मासिक स्तर नहीं लाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चालू मासिक स्तर है जो NSSO के द्वारा नहीं लाया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में योजनाओं को विचार करना, योजनाओं को लागू करने के लिए कला अनुकर्मक कर्म करें। तो पहले कौन है? ESA, ट्रीज, JRY, RLA, EGP। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वृद्धि दर रोजगार प्रत्याशा बहुत कम होता है? किस क्षेत्र में वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशा सबसे कम होगा? तो विनिर्माण फैक्ट्री के क्षेत्र में रोजगार प्रत्याशा क्या होगा? कम हो जाएगी। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। नियोजन गारंटी रोजगार योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। कौशल विकास पहल, कौशल विकास पहल कब लागू किया गया था? तो मई 2007 में। ट्रिज्म एक कार्यक्रम है, तो ग्रामीण के विकास करने के लिए ट्रिज्म लाया गया था। वह प्रदेश जिसने अटल खदान योजना प्रारंभ किया था। अटल खदान योजना कहाँ? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष से शुरू हुआ था? 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था? स्वावलंबन योजना 2010। स्वावलंबन योजना 2010। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? तो महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए योजना स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता से। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब किया गया था? 1979 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में। द्वारका क्या है? तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। द्वारका योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी नीचे के रहने वाले महिलाओं को सदस्यों को ऊपर उठाना। मनरेगा योजना जो ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटी रोजगार देती है? तो 100 दिन। किस योजना को प्रति संरक्षित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया था? तो 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसे नाम चेंज कर ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था 2011 में। नई रोशनी कार्यक्रम, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। नई रोशनी कार्यक्रम। दिशा किसके लिए? तो सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए दिशा योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो किसके लिए है? तो ये है वित्तीय समावेशन के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए। और स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? नई पेंशन प्रणाली के लिए।
स्वावलंबन योजना, नई पेंशन प्रणाली के लिए। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार का उपलब्ध करवाना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना जवाहर योजना। ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुदृढ़ करना, ये जवाहर योजना का लक्ष्य था। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ति करती है? तो महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल को प्रदान करती है स्वावलंबन योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम नरेगा, पहले नरेगा फिर बाद में मनरेगा। मनरेगा कब? मनरेगा 2005 में एक्ट आया था, 2005 में। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? तो मध्याह्न भोजन है, सर्व शिक्षा अभियान भी है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है, लू ईस्ट नीति नहीं है। निम्न में से किस वर्ष असंगठित कराए कि नहीं? किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में। कब? 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लॉन्च किया गया था। नरेगा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस कानून को अनुमोदित कार्यों का प्रकार का उल्लेख है, ये सही है। इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का विशेष वर्णन है, यदि वे गरीब रेखा से नीचे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित हैं, तो ये भी सही है। इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में कितना 0.274 वर्ष की रोजगार की गारंटी देती है, यानी 365 दिन में 100 दिन। रुपया कितना डेली? तो 254 रुपया। भारत में समतल प्रदेशों में स्थित गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, उस गांव की जनसंख्या कितनी आनी चाहिए? 500 से अधिक आएगा। 500 से किसी गांव की जनसंख्या 500 से अधिक रहेगी तब उसका प्रधान योजना के अंतर्गत बनेगी सड़क। कितना? 500 से अधिक जनसंख्या रहनी चाहिए। भारत सरकार ने महिलाओं विकास कृषि श्रमिक समाज सुरक्षा लॉन्च किया गया था कब? 2001 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च किया गया था 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, ये 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम योजना लॉन्च किया गया था, 1999 में। रोजगार गारंटी योजना, ये 2006 में लॉन्च किया गया था, रोजगार गारंटी योजना 2006 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2006 में, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में, रोजगार गारंटी योजना 2006 में और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ किया गया था? उज्ज्वला योजना था जो 1 मई 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो गांवों के मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रति रक्षण से। निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो मनरेगा है, NRLM है, नेशनल रूरल अर्बन मैनेजमेंट स्टेप योजना भी है, लेकिन RMA नहीं है। कौन सी भारतीय सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो
तो पर माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए का पांग नहीं है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये माइक्रो फाइनेंस नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ी क्षेत्र का है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में। ई शक्ति पहल भी है और भारत माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड ये सब है। लेकिन जन धन योजना एक बड़े तौर पर स्कीम है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में परिवर्तित महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च किया गया था। 2011 में महिलाओं को और शिशुओं को देख रेख के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 2011 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवश्यकता स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सब ग्रामीण ग्रामोदय योजना का मुख्य लक्ष्य था। कह कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? तो ग्रामीण आवास है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण टेलीफोनी है, लेकिन कृषि आधारित उद्योग है जो भारत निर्माण का अंश नहीं है। कृषि आधारित उद्योग इम्पोर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत मिशन कब? 2009 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। साक्षर भारत मिशन 2009। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहेगा तो 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। साक्षर भारत मिशन 2009। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर कितना 1952 में क्या किया था? प्रारंभ किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में लॉन्च किया गया था अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम? तो भारतीय ग्रामीण जीवन को। भारत निर्माण है जो भारत ग्रामीण जीवन के लिए लाया गया था। कौन सा भारत रोजगार सृजन कार्यक्रम है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो रोजगार को सृजन कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं करता, तो ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी नहीं देता, ठीक ना। परिवार में एक न तो 2 को। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। करें कौन से युग्म सम्मिलित में? औद्योगिक वित्त है, सिडबी। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। ग्रामीण साख नाबार्ड। ग्रामीण रोजगार तो ये नरेगा हो जाएगा, मनरेगा, ये सब ग्रामीण रोजगार देता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च किया था 1999 में, के अंतर्गत 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई थी। उसके मौजूद 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई थी। ये सही है। समूह रीति अपनाने पर बल देती है। चाइनीज स्वराज्य को हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। ग्रामीण युवकों को गरीबी रेखा से ऊपर खींचने में संकेंद्रित करती है। तो ये लक्ष्य था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में मुख्य रूप से जोर दिया गया था। तो जलापूर्ति के लिए, सीवरेज सुविधाओं के लिए, सार्वजनिक यातायात सुविधाओं के लिए, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लवमान को रोकने हेतु बढ़ाने के लिए था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है उनकी संख्या कितनी थी? तो 100 दिन दे रहे हैं। कितना दिन? 100 दिन। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया था 1999 में। स्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन का संबंध किसके पुनः चमकाने से था? शहरी अवस्थापन को। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन अमूर्त का संबंध किन्हें पुनः चमकाने से था? शहरी अवस्था को।
मिलान करना, मिलाओ। कह स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। ग्रामीण कहेगा 99, शहरी कहेगा 97। 2 साल पहले हुआ था शहर में। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 97। और जवाहर रोजगार योजना ये हुआ था लॉन्च 1989 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया था। जयंती ग्राम स्वराज योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। कब? जयंती स्वरोजगार योजना 1999। स्व जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। 2 साल पहले शहर में। और ग्रामीण में 99 में, 97 में शहरी में, 99 में ग्रामीण में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लॉन्च किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित कहाँ है? तो हैदराबाद में। इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, हैदराबाद में। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रस्थापित करेगी। तो प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम है जो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को दर्शाती है। जननी सुरक्षा स्कीम। कपाट का संबंध किससे? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता मूल्यांकन से। ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता मूल्यांकन करती है कपाट मिशन। आश्रय बीमा योजना को उद्देश्य क्या है? तो ऐसे कामगार जो बेरोजगार हो गए और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। बेरोजगार हो गए और सामाजिक सुरक्षा पाएगी उसे आश्रय बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य था। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे आशा आशा क्या है? तो आशा है जो स्त्रियों के प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के साथ ले जाना, ये सही है। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना और पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। तो एक और दोनों सही है, लेकिन किट नहीं दे। गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग नहीं करेगा। आशा ये भी यूज करता ना कीटों की। बच्चा प्रसव नहीं करेगा। 1, 2, 3 सही हो जाए। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कारण क्या है? तो इसका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। कारण निम्नलिखित में से विचार करना है, तो विचार करें उपयुक्त में से किस इकाई का कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकती है। तो होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा, मोटर परिवहन उद्योग द्वारा, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, निजी स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों। 1, 2, 3, 4 हो जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च किया गया था पथ विक्रेताओं के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए। पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य था पथ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो रोड पर बेचते हैं। आम आदमी बीमा योजना का संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब परिवार के मुखिया एवं कमाऊ सदस्य का होना। ये आम आदमी बीमा योजना का सदस्य है। और योजना के बीमाकृत 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के तक निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान करना। ये आम आदमी बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य। एक मुख्य परिवार का, दूसरा 2 बच्चों को जो 9वीं से 12वीं पढ़ रहे बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा आम आदमी बीमा योजना के तहत। कापार्ट क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था कापार्ट आम आदमी बीमा योजना, जिसे कहा गया AABI आम आदमी बीमा योजना बाई। ये 2 अक्टूबर 2007 में लॉन्च किया गया था आम आदमी बीमा योजना। कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ किया गया था, तो ये गलत है। ग्राम स्तर से जिला स्तर पर प्रक्रियात्मक स्वास्थ्य पद्धति की इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु है।
पीने के पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम का मुख्य घटक ये सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में इस कार्यक्रम का विलय किया गया था, ये भी सही है। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों के सस्ते आवास उपलब्ध कराना। अनुसूचित जाति के सदस्यों के सस्ते आवास उपलब्ध कराना ये इंदिरा आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था। भारतवर्ष में 2009-10 के प्रारंभ में इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दौरान इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेट योजना लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए। आधार एक कार्यक्रम में तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए आधार कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था प्राथमिक शिक्षा से थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सा गांव है जो यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव बना था? तो यूआईडी योजना के आधार पर पहला गांव बना था थेम्बली, नंदुरबार, महाराष्ट्र। थेम्बली, नंदुरबार, महाराष्ट्र। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा देने का नीति का समर्थन किसने किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देगा कौन? एपीजे अब्दुल कलाम ने ये नीति का समर्थन किए थे। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए? तो 6 से 14 वर्ग के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है अति गरीबों हेतु वृद्धा अवस्था में पेंशन। सामाजिक सहायता प्रोग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो अधिक गरीब वृद्धावस्था में पेंशन। राजीव आवास योजना ये मलिन बस्ती मुक्त भारत इसका राजीव आवास का मुख्य लक्ष्य था। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2019 तक था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था नगरीय जनसंख्या को स्थिरता करना। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है तो प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से अक्षय पात्र फाउंडेशन। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित था विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से संबंधित था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत किया था? किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना का शुरुआत की है? तो 2022 में सबके लिए आवास योजना लॉन्च किया था भारतवर्ष में। कौन सा एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अंतर्गत नहीं है? तो ग्रामीण जलापूर्ति है, प्राथमिक शिक्षा है, नगरों के मलिन बस्तियों को सुधार करना, लेकिन सामाजिक वानिकी है जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा कब रखा था? तो 2015 में रखा था सबके लिए शिक्षा, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रखी गई थी सबके लिए शिक्षा 2015 में। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा सर्वभौमिकी हेतु सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कौन सा पेशी मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो किसान है जो एक पेशा मौसमी बेरोजगारी है किसान। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस नाम से जाना जाता है? जिसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है, जो एक जॉब के दूसरे जॉब में जाने पर ये अल्प बेरोजगारी आती है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी का निवारण में से एक नहीं उल्लेख किया गया तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। जो भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी के निवारण में से एक नहीं उल्लेख किया गया तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का उल्लेख नहीं किया गया। मनरेगा किया गया, राष्ट्रीय आजीविका मिशन किया गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार का भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का भारत में प्रारंभ हुआ था तो अक्टूबर 2014 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ किया गया था कब? 2004 में किया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में। समन्वित ग्रामीण विकास योजना जिसे IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा
है तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना का गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाना। वर्ष 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए। कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करती? तो ठेकेदार है जो मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ में एक व्यवस्थित नहीं करता है। स्कूल मैनेजमेंट करता है, पंचायती राज संस्था करता है, स्वयं सेवा समूह भी करता है, लेकिन ठेकेदार नहीं करता। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास क्या था? तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना और प्रसूति की लागत वहन करने में हेतु माँ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और गर्भावस्था में और प्रसूति में हुई वेतन की हानि को आपूर्ति करना, ये नहीं था। ये प्रोत्साहित करता है प्रसव को और माँ को आर्थिक सहायता को उपलब्ध कराती है। तो जननी सुरक्षा स्कीम का यही उद्देश्य था। प्राथमिक शिक्षा कोष, जैसे पीसी के स्थापना 2005 में किया गया था। प्राथमिक शिक्षा कोष की किस प्राप्ति हेतु किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकार, जो प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना किया गया था कब? 2005 में। विजन 2020 क्या है? तो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। विजन 2020 से जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च किया गया था 1995 में। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो पूरा कार्यक्रम ये किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षाओं को कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे एपीजे अब्दुल कलाम। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कह रहा है कि जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपने वर्तमान नौकरी खो देती है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होती है। उसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब व्यक्ति कोई अपनी जॉब छोड़कर दूसरी जॉब को खोजती है उसे कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक पहल है इस टीकाकरण के लिए। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसे? तो ये केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को किया जाता है। सेंट्रल और गवर्नमेंट कर्मचारी को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। रूडसेट संस्थान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। रूडसेट क्या करती है? तो स्वयं को बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता को प्रशिक्षण देती है रूडसेट संस्थान के द्वारा। भारत में पर्सनल डिसेबिलिटी की संख्या लाखों में, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? तो सरकार द्वारा चलाए गए स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन करती है। सार्वजनिक भवनों के ढाल में उपलब्धता होती है। तो 1 2 3 से हो जाएगा। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? योग्य कौशल की कमी के कारण शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो आंध्र प्रदेश में खोला गया था खुला विश्वविद्यालय। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया था? देहरादून। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को लॉन्च किया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस।
निम्नलिखित मंत्रालयों में नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के लिए नालंदा परियोजना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो 15 से 29 वर्ष के लिए राष्ट्रीय युवा नीति लॉन्च किया गया था। 15 से 29 वर्ष के युवा के लिए मिलान करना। तो राष्ट्रीय महिला कोष है जो किससे संबंधित है? तो निर्धनता महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। निर्धनता महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना राष्ट्रीय महिला कोष किससे संबंधित है? महिला समृद्धि योजना जो ग्रामीण महिलाओं को बचत की प्रोत्साहन करती है। महिला समृद्धि योजना क्या करती है? तो ग्रामीण महिलाओं को बचत को प्रोत्साहन देती है महिला समृद्धि योजना। इंदिरा महिला योजना ये महिलाओं को शक्ति संपन्नता करती है। शक्ति संपन्नता कौन करती है? तो इंदिरा महिला योजना। महिला समाख्या योजना किससे संबंधित है? तो महिला में समाख्या योजना जो महिला समानता के लिए शिक्षा है। महिला समानता के लिए शिक्षा है जो महिला समाख्या योजना के द्वारा यह बतलाई गई थी। भारत में अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम। 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1975 में लॉन्च किया गया था और यह 15 सूत्रीय कार्यक्रम था जो भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु लाया गया था। अटल पेंशन के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक को 60 वर्ष तक का होने जाने के बाद दिया जाता है। अटल पेंशन कब दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पार किया जाता है तब इसकी फ़ायदा उठा सकता है अटल पेंशन स्कीम के तहत।